वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार जो नवीनतम आपका पाठ्यक्रम है, अर्थात जो नया पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 जो हो आपकी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसको लागू किया है यूनिवर्सिटीज़ ने 2022 में आकर के। तो 2022 में जो BA प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं जिनका एडमिशन हुआ है BA में, तो उनके लिए बता दूं मैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी विषय वस्तु अर्थात राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र हिंदी में उसको कहते हैं, तो उसके अंतर्गत चैप्टर 1 जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज लाइव क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी प्रकार से मैं जो है डेली आपको देने का प्रयास करूंगा, अगर हो सकेगा तो डेली आपको एक वीडियो देने का प्रयास जो है डेली रात 9 बजे। तो रात 9 बजे डेली आपकी क्लास एक पॉलिटिकल साइंस की होगी और रात 8 बजे आपकी हिंदी साहित्य की होती ही है। तो ये इस प्रकार से मैं जो है विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज पहला, और ये बात ध्यान रखेंगे आप अपने बुक वगैरह में मत देखिएगा। अब मैं बता दूं, अगर आपके पेपर का नाम BA प्रथम सेमेस्टर में वैसे सभी का सिलेबस सेम हो गया है और पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, ये आपके पेपर का नाम है। अगर आपके पेपर का नाम यही है तो अगर आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव होनी है चाहे लिखित होनी है, किसी भी प्रकार की परीक्षा होनी है, तो इस तरीके से आपके समक्ष इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी जब इस प्रकार से आप वीडियो देखेंगे हमारी। मतलब इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब लगातार आप लाइव क्लासेस देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनेगा उसको भी बताऊँगा, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय कैसे प्रश्न बनते हैं उनको बताऊँगा। तो आज का वीडियो जो है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम से प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में कौन कौन से सामाजिक कारण थे, या फिर आपसे प्रश्न पूछे कि उन सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने राष्ट्रवाद के विशेष विकास में योगदान दिया, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, ऐसे प्रश्न पूछे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में उन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक, तो यूनिट 1 का एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे के अंतर्गत हम समझ रहे हैं। तो ये पहला वीडियो उस श्रृंखला में। इसी प्रकार से चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस प्रकार से मैं हर वीडियो मतलब कि एक वीडियो में जितना चीज़ का मैं कवर कर पाऊंगा उसके बाद में चैप्टर 2 आ जाएगा। अब ये अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने कैटेगराइज करने का प्रयास किया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, कि सर जी ने ये बता दिया। तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बाकी आप अपने बुक वगैरह में देखेंगे तो हो सकता है कि एक ही चैप्टर में 2-3 चैप्टर मेरे समाहित हों। तो ऐसा जो है एक प्रकार से मैंने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से किया है, ताकि आपको कम समय में मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जानें, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ जो है प्रदर्शित हो पा रहा होगा। बड़ी ही आसानी से एक एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रही है, पृष्ठभूमि मतलब कि क्यों आखिरकार जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन्होंने क्यों स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है उनके मन में कैसे प्रेरणा जगी कि हमको आज़ाद होना है, हमको भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है, या उनको कैसे पता चला कि ये लोग मेरे देश में आके जो है मुझ पर राज कर रहे हैं, उनके मन में विचारधारा कब पनपती है, उसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, और वही आपका चैप्टर 1 भी बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी की बात करें। 18वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के जो बीच का समय है, 1701 1702 इस प्रकार 1799 तक, मतलब तो 1800 तक, 1700 से लेकर के 1800 तक की ईस्वी की काल की जो बात करूं तो वही होता है आपका 18वीं शताब्दी। ठीक, तो 18वीं शताब्दी भारत के इतिहास का संक्रमण काल रहा है। संक्रमण काल का मतलब होता है कि यहीं पर जो है दो विचारधाराओं का एक प्रकार से मिलन, एक प्रकार से मान ले, या फिर एक प्रकार से बिछड़न मान ले, संक्रमण उसी को कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पर दो चीज़ें आकर के मिले या फिर अलग हो उसी को संक्रमण वगैरह कहते हैं। तो 18वीं शताब्दी जो रही है भारत के इतिहास का संक्रमण काल रहा है, क्योंकि इसी काल में मुगल साम्राज्य के अस्तित्व होते ही, मतलब अस्तित्वहीन होते ही भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ कि जब इतिहास मध्यकाल समाप्त हुआ 18वीं शताब्दी में 1757, मतलब 1707 ईस्वी में बात की जाए, 1707 ईस्वी में ही जो है जो सबसे क्रूर शासक था जो है मुगल साम्राज्य का, जिसका नाम औरंगजेब है, तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है 1707 ईस्वी में, उसकी
मृत्यु होती है, उसके बाद में जो बहुत सारे जो है उत्तरकालीन जो मुगल वंश आए वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं थे, मतलब कि उतना ज़्यादा सूटेबल या फिर सक्रिय नहीं हो पाए, उनका अस्तित्व नहीं था, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। और इसी के बीच में जो है मराठों का उत्कर्ष होता है, और इसी के बीच में क्या होता है 1600 ईस्वी में ही जो है यूरोपीय कंपनियां जो होती आगमन जो है कर जाती भारत में, और 1600 जो है 12 तक या 1616 तक होते होते ही अपना पीठ जमा लेती हैं। उधर बात करें 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है प्लासी का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है अभी आपको आगे चल करके तमाम सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि 1600 में अंग्रेज वगैरह आ जाते हैं। अंग्रेज अब धीरे धीरे जो है अपनी फैक्ट्री को बढ़ाएंगे। अब जब धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री को बढ़ाएंगे उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करेंगे, विस्तारवादी नीति, मतलब कि किसी प्रकार से हमारा कब्जा हो, किसी प्रकार से हम 15 साल के लिए, चूंकि कंपनियाँ आई थी, अब 15 साल के बजाय वो 16वें साल या फिर 20 साल तक जो है यहाँ पर रहना चाहें तो क्या करें। इस प्रकार से उन्होंने राजाओं के साथ जो है संधि पत्र पर साइन करवाना चाहा, उनके साथ जो है मित्रता का हाथ बढ़ाया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब आगे हम समझते गए हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे भारतीयों के मन में जो है अपने भारत के प्रति राष्ट्रवाद के एक प्रकार से उनके मन में उठता है। हालांकि राष्ट्रवाद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब कि भारतीयों के मन में राजनीतिक आंदोलन को लेकर के क्या चल रहा था, कि राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या क्या है, आपसे पूछे तो ऐसे आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मुगल साम्राज्य के अस्तित्वहीन होते हैं, मतलब मुगल साम्राज्य लगभग 17वीं शताब्दी में समाप्त सा, मतलब उसका अस्तित्व कम हो गया था। भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हो गया था उस समय। सन 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में विजयी होते ही अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ भारत में मजबूत हो गई। उधर जो मुगल साम्राज्य था वो उसका जो एक प्रकार 1707 ईस्वी के बाद से वो लड़खड़ा गई। वहाँ पर कोई शासक सही तरीके से नहीं चल सका, कि जो है दिल्ली पर जो केंद्र सत्ता स्थापित किए हुए था, अब जो है केंद्र सत्ता में कोई राजा नहीं था और छोटे छोटे जो है राजा मतलब कि राज्यों में बटा हुआ था अपना भारत, और वहाँ पर अनेक राजा हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ, एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। उसी प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज होते हैं वह विजयी हो जाते हैं और वहीं से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ जो है भारत में मजबूत होती गई। इस प्रकार भारतीय इतिहास का आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है। शीघ्र ही अंग्रेजों ने अफगानों एवं मराठों की चुनौती को भी समाप्त कर दी। मतलब उस समय अफगान और मराठे जो थे वह एक प्रकार से, अफगान तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मराठे जो थे वह चरम उत्कर्ष पर थे, अफगान भी थे कुछ मात्रा में। तो इन सभी की भी चुनौतियों को समाप्त कर दिया धीरे धीरे करके जो है अंग्रेजों ने। मुस्लिम शासन भारत में जो है 6वीं शताब्दी तक रहा और मुस्लिम शासकों ने हिंसक और सैनिक अभियान चलाकर हिंदू शक्तियों की कमर ही तोड़ दी थी। मतलब हिंदुओं के प्रति ज़्यादा मुसलमानों ने अत्याचार किया जब वो लोग आए। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, मंदिरें वगैरह तोड़ी गई और इनको धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा करवाया गया। इससे जो थी कहीं ना कहीं पे हिंदू शक्तियों की कमर ही टूट गई थी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मुस्लिम शासक हिंसक थे। और मुस्लिम काल में अकबर के समय शांति व सहिष्णुता का युग आया था, लेकिन उसकी मृत्यु होती ही वह विदा हो गया। मतलब जैसे ही अकबर आए तो अकबर ने सब धर्म को लेकर के एक दीन इलाही धर्म बनाया था, उसमें सभी धर्मों के थोड़े थोड़े विचार को रख करके उन्होंने बनाया था। तो हुआ कि अकबर के समय में थोड़ी शांति आई, लेकिन फिर भी उसके बाद में क्या हुआ, और भी तमाम सारे आप देखे होंगे, चाहे वो औरंगजेब रहा हो चाहे और भी शासक रहे हो, तो सभी क्रूर की मात्रा में कहीं ना कहीं पे वो हिंदुओं के प्रति ज़्यादा क्रूर रहे हैं और व्यवस्था कई तरीके से कड़ी थी। तो जैसे ही अकबर मरते हैं उनके साथ ही सहिष्णुता या शांति सभी विदा हो जाती हैं। इस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो गया था। अब यहाँ पर जो था जो अंग्रेजी सरकार थी, अभी जो है कहीं ना कहीं पे रुझान थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तो यहाँ पर समझेंगे तो मध्यकाल में भारत के सामाजिक व आर्थिक जीवन में भी मतलब में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रामीण समुदाय, पारिवारिक प्रणालियाँ, कृषि की स्थिति तथा सामान्य जनता का जीवन क्रम यथावत बना रहा, उन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना उन पर कोई प्रभाव हुआ। मध्यकाल के दौरान सूफी संतों और भक्तों ने देश की जनता के चहुमुखी जागरण के लिए शंखनाद अवश्य किया। आप देखेंगे इसी समय की बात है, हिंदी साहित्य जो छात्र छात्रा हमारे पढ़ रहे होंगे, इसी समय की बात है। कबीर दास और मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान प्राक्रमी, मतलब प्राक्रमी बोल रहा हूँ, महान साहित्यकार जो है हमारे समक्ष आते हैं साहित्य में। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक प्रकार से भक्ति भावना का प्रचुरन किया। आप देखेंगे जहाँ पर मुस्लिम शासक लोग हिंदुओं की शक्तियों को दबा रहे थे, वहीं पर तुलसीदास जी जैसे जो है लोग 1500, आप देखेंगे कि उसी के आसपास 15वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में तुलसीदास जैसे महान जो है एक प्रकार से भक्ति मतलब कालीन जो है कवि आए, जिन्होंने क्या करा, हिंदू में एक प्रकार से रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करी, जिससे हिंदुओं की एक प्रकार से कुछ मनोबल बढ़ा। तो इसी प्रकार से कई चीज़ें हुई। तो चौमुखी जागरण के लिए शंखनाद अवश्य किया, किंतु जनता की जड़ें काफ़ी गहरी थी, समाज में कुछ चेतना अवश्य आई, किंतु 18वीं शताब्दी में वह पुनः जड़ हो गया। इसी प्रकार से क्या जड़ हो गया, जो भक्ति भावना उन्होंने जगाई वो सब कहीं ना कहीं पे जड़ से प्रतीत होने लगी, और उनमें कोई इस प्रकार से बात की जाए, उनमें कोई जो है रस नहीं रह सका, नीरसता के भाव से लोग जीने लगे, कोई जीवन में रोचकता नहीं आ रही थी। इस समय की बात है। अंग्रेजों ने क्या करा, जब अंग्रेज लोग आए भारत में, तो अंग्रेज भारत में नए आयाम लेकर के आए। उनके पास चिकित्सा थी। अंग्रेज आए नई नई प्रकार से, जैसे किसी की बीमारी, अगर कोई भारत का है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, तो भारत में बीमारी, वो नए नए डॉक्टर आए, नई नई तकनीकी उनके पास थी। चिकित्सा के मामले में नंबर 1 थे। विज्ञान के मामले में वो आगे थे। इतिहास, भूगोल, प्रशासन व साहित्य की अनेक व्यवहारिक सूक्ष्म व नई बातें वो लोगों ने सामने लेकर के आई। और उनकी सैन्य शक्ति भी एक प्रकार से बात की जाए तो भारतीयों के लिए एकदम आधुनिक थी। राजनीतिक दृष्टि से वे चतुर व कूटनीतिक की दृष्टि से धूर्त थे अंग्रेज लोग। उनके संरक्षण में ईसाई पादरियों ने धर्म, समाज सुधार व शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रकार से कार्य किया, जिससे अनेकों परिणाम सामने आए। अब हुआ क्या, जब ये लोग अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने देखा कि धीरे धीरे यहाँ पर भारत में शिक्षा की कमी है, भारत में ये कमी है, वो कमी है, तो कई प्रकार की, हालांकि उतनी कमी थी नहीं, लेकिन जो है इन लोगों ने जानबूझ करके हम लोगों को ये दिखाना चाहा कि तुम्हारी शिक्षा कमज़ोर है, तुम्हारी शिक्षा ये। उस समय चूँकि भारतीय समाज जो था पूर्ण रूप से बिखरा हुआ था, शिक्षा उतनी ज़्यादा थी भी नहीं। जो शिक्षा हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा का गढ़ भारत माना जाता था, वही शिक्षा का गढ़ जो था, उसकी सारी जड़ें जो थी वो डगमगा चुकी थी। उस समय अंग्रेज लोग आए, उस समय मुस्लिमों ने एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को एकदम से तहस नहस कर दिया था, मुस्लिम शासकों ने। उसके बाद में जब अंग्रेज शासक आते हैं तो ये नई नई प्रकार से शिक्षा, नई नई चीज़ों में आगे मतलब कि नई नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ मात्रा में जो है इनके ओर दृष्टि जाती है राजाओं की और वहाँ की जनता की। फिर क्या होता है, तो ये चीज़ें सामने आई, तो इसके कारण से क्या हुआ, लोग जो है अंग्रेज़ों के प्रति झुकते हैं। उसके बाद में फिर लगता है उनको कि नहीं, ये मैं जो है गलत कर रहा हूँ, ये अंग्रेज़ जो हैं ये भी एक प्रकार से हमारे ऊपर शासन करने ही आए हैं, और ये हमारे ऊपर जो है एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। धीरे धीरे इनके मन में एक प्रकार से भाव आता है, और वो भाव कौन सा था, राष्ट्रवाद का था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव था, कि ये लोग हम पर गुलामी कर रहे हैं, मतलब कि हम इनके गुलाम बनकर रह रहे हैं, तो गुलामी अभी समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार से भाव उनके मन में आने लगता है। आगे देखते हैं कुछ क्या हुआ कि यातायात तथा औद्योगिक विकास कुछ हुआ इनके राज्य में। किसमें, अंग्रेजों के शासनकाल में। अनेक परिणाम है जिनमें बात की जाए, जैसे यातायात तथा औद्योगिक विकास भी चरम सीमा पर हुआ। कैसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक उद्योगों तथा यातायात के साधनों का क्या हुआ, विकास हुआ। यातायात के साधनों मतलब कि गाड़ी मोटर, इन सभी का विकास हुआ। उद्योग धंधे बहुत सारे खुले, उनमें लोगों को काम मिलना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से चीज़ें हुई, जिससे भारतीयों की दृष्टि व्यापक हुई, मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना प्रारंभ किया। वे विदेश जाने के साथ साथ जो है पाश्चात्य ढंग से शिक्षा लेने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन ने अनेक सामाजिक सुधार भी करने प्रारंभ कर दिए। अनेक भारतीयों ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर डाला। तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो। धीरे धीरे उनकी जो संस्कृति थी वो हम पर जो है आती गई, और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते गए। हालांकि वो संस्कृति जो उनकी थी वो हम ही लोगों की देन थी, प्राचीन काल से वो हम ही लोगों से सीख के गए थे, और उसी को थोड़ा नया करके हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने आए थे। ये तमाम सारी चीज़ें अलग की बातें हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय समाज क्या था, जाति प्रथा यहाँ पर थी, और जाति प्रथा का निर्बल पड़ना। यहाँ पर जाति प्रथा एक प्रकार से जो थी वो लड़खड़ा चुकी थी कहीं ना कहीं पे। वहाँ पर लोग जो है जाति प्रथा में विश्वास कम रखना पसंद करने रहे थे, जो छोटी जाति के लोग थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति प्रथा कमज़ोर पड़ने लगी, और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इसके कई कारण थे कि जाति प्रथा कमज़ोर होने लगी। इस काल में अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक स्वार्थों की दृष्टि से अनेक नवीन नगरों व केंद्रों का विकास किया। बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, कराची, शिमला
और इसके प्रमाण कई देख सकते हैं आप। अंग्रेजों ने भारतीयों को हमेशा अंधकार में रखने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों को क्लर्क ही बनाए रखा तथा अपने जो है नगरीय कार्यालयों में नियुक्त किया। कहने का मतलब ये है कि भारतीयों को उच्च पदों पर जो है अंग्रेजों ने नहीं जाने दिया, और वो निचले पद मतलब क्लर्क मतलब बाबू की जो नौकरी है, चपरासी की नौकरी, यही सब भारतीयों को मिलती थी। बाकी बड़ी बड़ी जो नौकरियां होती थी बड़े पद पर, उच्च पदों पर, तो भारतीय नागरिकों को नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को नहीं दी जाती थी इस प्रकार की नौकरियां। यही सब चीज़ें चल रही थी। और रेल हुआ, तार हुआ, डाक हुआ, स्कूल हुए, उन सभी में तीव्र गति से विकास होना प्रारंभ हुआ। यातायात व संवाद वाहन के साधनों में भी विकास हुआ, वो भी नए नए चीज़ें हमारे सामने आती गई। जब आदमी से आदमी मिलने को बाध्य हुआ तो छुआछूत और ऊंच नीच की भावना भी समाप्त होने लगी। यहाँ स्थिति शैक्षिक संस्थानों में भी अब देखने को मिल रही थी, मतलब स्कूल वगैरह में भी छुआछूत खत्म होने लगा था। वर्तमान समय में जाति बंधन की भावना कमजोर पड़ रही थी। इन परिस्थितियों ने दो प्रमुख बातें की। प्रथम बात वो कि लोगों में अपनी जाति से बाहर भी खान पान, वैवाहिक संबंध आदि कायम रखने की हिम्मत आ गई सामने। और द्वितीय बात यह है कि योग्यता अनुसार काम मिलने पर जाति के आधार पर व्यवसाय का परंपरागत सिद्धांत भी भंग हो गया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने या तो एक प्रकार से यह तो स्पष्ट घोषित किया कि भारतीय गणराज्य के नागरिक व्यवसाय चुनने के मामले में स्वतंत्र ही रहेंगे। एक्चुअली में होता क्या था कि वर्णाश्रम के हिसाब से जो है चीज़ें बटी हुई थी। ब्राह्मणो वस्य मुखामासीत बाहुराज्यान्यः कृता उरु तदस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो जाता। मतलब ब्राह्मण जो था मुखमंडल था, भुजाएं क्षत्रिय थी, पेट वगैरह जो था वो उदर जो था वो मतलब क्या था वैश्य था, और पैर जो था शूद्र था। मतलब कि जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इत्यादि क्या करते थे, यज्ञ वगैरह कर्मकांड वगैरह किया करते थे। जो क्षत्रिय थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो रक्षा वगैरह सेना वगैरह के मामलों में क्या करते थे, राज्य काज वगैरह किया करते थे और अध्ययन अध्यापन करते थे। जो वैश्य होते थे वो व्यापार वगैरह किया करते थे, और जो शूद्र हुआ करते थे वो खेतों में एक प्रकार से कार्य किया करते थे या इन तीनों की सेवा किया करते थे। इस प्रकार से जो समाज था वो बटा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब अंग्रेजी शिक्षा आई हमारे सामने, अंग्रेजी ढंग आया तो और लोग आमने सामने आते गए, छुआछूत खत्म हुआ। धीरे धीरे इस प्रकार से लोग अलग अलग व्यवसाय चुनने लगे, अलग अलग तरीके से जो है कोई ब्राह्मण जाति का लोग वो भी व्यापार कर रहा है, कोई जो है वैश्य भी वो भी जो है पठन पाठन करवा रहा है, वो भी विद्यालय में मास्टर बन रहा जा रहा है, कोई है वो सैनिक में सेना में हो रहा है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। हर जाति के लोग, कोई बंदिश नहीं रह गया, कोई बंधन नहीं रह गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सभी स्वतंत्र हो गए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा आकर के भारतीय जीवन पर। भारतीय सामाजिक जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला गया, सांस्कृतिक जीवन भी बदलता चला गया। आगे कई जो है चीज़ें हमारे सामने आती गई। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है और बहुत ही नई चीज़ आपको पता चल रही होगी, तो इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार से डेली आपको रात 9 बजे मैं एक क्लास देने का प्रयास करूँगा पॉलिटिकल साइंस की, तो आप लोग डेली रात 9 बजे जुड़ने का प्रयास करें। और रात 8 बजे आपकी हिंदी क्लास तो होती ही है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, प्राचीन प्रथाएं एवं सामाजिक सुधार भी अंग्रेजों के शासनकाल में कई हुए। जैसे कि मध्यकालीन भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी, और अंग्रेजी शासन के दौरान इन्हीं पर चौमुखी प्रहार हुआ, मतलब चौतरफा प्रहार हुआ। प्रशासकीय एवं सार्वजनिक दोनों ही स्तरों पर सामाजिक सुधार बड़ी ही तीव्र गति से किए गए। चाहे समाज के जो ठेकेदार लोग हो या फिर सामाजिक जो एक प्रकार से जो स्तर हो या सामाजिक जो रूढ़िवादिता है उन पर प्रहार किया गया, वो खत्म होते गए। और जो रूढ़ियाँ थी, जो एक प्रकार से ढकोसले थे, उन पर एक प्रकार से कड़ा प्रभाव अंग्रेजी शासन के द्वारा हुआ, शासन के द्वारा भी और सामाजिक लोगों के द्वारा भी हुआ। इस प्रकार से कई तरीके से नवीन चीज़ें हमारे सामने आती गई। आगे प्रशासकीय क्षेत्र में देखेंगे कि जो है पुलिस वगैरह के मामला में या फिर जो प्रशासन का मामला था, मतलब जो एक प्रकार से जो शासन चलाने का मामला था, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ। भारतीय समाज में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अंग्रेज प्रशासकों ने अनेक नियम बनाकर उस पर अमल किए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो तो एक प्रकार से वायसराय थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ में मिल करके सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें क्या होता था कि ये मान लेते हैं कि कोई किसी जो है किसी पति और पत्नी दोनों लोग हैं, और पति मान लेते मर गया, तो पत्नी क्या होती थी, वो भी उसी के साथ जो है सती हो जाती थी, आग में कूद जाती थी। तो सती प्रथा का अंत जो है वो मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया, और लॉर्ड विलियम
विलियम बेंटिंक ने इस पर जो है एक प्रकार से वो भी मोहर लगवाई। इसी प्रकार मानव बलि व कन्याओं की जो हत्या थी, मतलब बहुत सारे लोग जब लड़कियां होती थी तो उनकी हत्या कर देते थे, तो इस प्रकार से और मानव लोगों की बलि, मनुष्य की बलि भी दी जाती थी पहले कुछ जो है क्षेत्रों में, तो उस पर भी लोग लगवाई। इस जैसी जो प्रथाएं थी, चाहे कन्याओं की हत्या हो, चाहे मानव बलि हो या सती प्रथा हो, इन सभी पर जो है बैन लगवा दिया। दास प्रथा के विरुद्ध अनेक कदम उठाए गए इसमें, कि मतलब कि दास्तां नहीं स्वीकार, मतलब पैसे दो तब काम करवाओ, फर्जी में जो है दास नहीं बना करके काम करवाओ किसी से, कि वो किसी नीच जाति का लोग है या फिर छोटे जाति का बेचारा है तो उसे आप ज़बरदस्ती कार्य करवा रहे हो या इसी प्रकार से अन्य चीज़ें, तो ये आप नहीं करवा सकते। ये तमाम सारी बातों पर एक प्रकार से अंकुश लगा, इस पर जो है रोक लगाई गई। धर्म परिवर्तन करने पर भी व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिया गया, कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से कई मामले सामने हमारे आते गए। जातीय नियमों की क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों का सृजन किया गया, कि जाति जो थी, जो उच्च नीच के हिसाब से बटी हुई थी, उस पर भी थोड़ा बहुत अंकुश लगने का प्रयास यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने प्रशासकीय क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कानून प्रशासन के तौर पर भी तमाम सारे कानून आए, जिन्होंने जो सामाजिक रूढ़वादिता थी उस पर जो है कड़ा प्रहार किया, उनको रोक लगाया, और बहुत अच्छी बात थी। अब कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कार्य किए गए, उसको देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में सुधार के क्षेत्र में अनेक उपयोगी कार्य किए। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों की भरपूर आलोचना भी की। सरकार और पदाधिकारियों के कार्यों का भारतीय चिंतकों पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा। ब्रह्म समाज हो या प्रार्थना समाज हो या आर्य समाज हो, इन सभी समाजों पर अंग्रेजों के शासन का भी प्रभाव पड़ा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का भरपूर विरोध करके जो है हरिजनोद्धार का नारा बुलंद किया। महात्मा गांधी भी एक प्रकार से बात की जाए, उन्होंने जो है जो मतलब कि जो निचली जाति के लोग थे उनको क्या कहा, हरिजन कहा। हरि माने होता है भगवान, जन माने होता है आदमी, भगवान के आदमी उनको कहा, कि मतलब ये हरिजन है, मतलब भगवान है। इस प्रकार से जिनको पानी पीने का अधिकार एक घाट पे लोगों को नहीं हुआ करता था, उनको अधिकार दिलवाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता आए, महात्मा गांधी जैसे नेता आए, महान नेता, और भी बहुत सारे नेता आए सामने आए। उन सभी लोगों ने क्या करा, जो है सभी जातियों को एक प्रकार से अधिकार दिया, जिन अधिकारों से वंचित थे उन अधिकारों को उनको मिला। और इसी प्रकार से आगे तमाम सारी चीज़ें होती गई। सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुधार खूब अधिक मात्रा में धड़ल्ले के साथ चलता रहा। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हमारे सामने होती गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मतलब ये इन चीज़ों का मतलब ये है कि समाज सुधार के अनेक कदम मुसलमानों एवं पदाधिकारियों ने भी उठाए। इन परिस्थितियों ने भारतीय समाज में तेज़ी से परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। तो आज बस इतना ही, और इसी प्रकार से छोटा छोटा वीडियो आपके सामने आता रहेगा, और आप लगातार इसी प्रकार से अपने आप को लाभान्वित कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो था, आपसे प्रश्न पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप क्या बताएंगे। प्रश्न आपसे बन सकता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में कौन कौन से सामाजिक कारण थे, या भी आपसे प्रश्न पूछे कि उन सामाजिक कारणों या धार्मिक कारणों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो ये सब कारण थे जो कि जब ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ क्या, कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम लोगों में तमाम सारी परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और प्रशासकीय परिवर्तन, कई प्रकार के परिवर्तन हमारे सामने आते हैं। अब इन्हीं परिवर्तनों से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया हमारे सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ, हम लोग इनके अधीन हो रहे हैं, ये अपनी संस्कृति को हम पर थोप रहे हैं। संस्कृति माने कल्चर, तो ये जो अपना कल्चर है अंग्रेज लोग ये हम पर थोप रहे हैं। हमारी पुरानी जो वेद था या फिर हमारे जो पुराण थे, इन सभी का लोप करने लगे, इन सभी को खंडित करने लगे। तमाम प्रकार की जो नीतियाँ थी उनको एक लोग न मानने लगे, सबकी अवमानना करने लगे, अपनी नीतियों को हम पर ज़बरदस्ती थोपने लगे। तो इस प्रकार के भी कारण हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि लोगों के अंदर जमती गई, और जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उनके अंदर और तरीके से जमती गई, और यही आगे चल करके एक चरम रूप धारण करती है और 1857 ईस्वी में एक तरीके से प्रस्फुटित होती है। और एक प्रकार से राष्ट्रवाद के कारणों में ये अंग्रेजी शासन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अगला जो वीडियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे कि संवैधानिक विकास की दिशा में 1858 के भारतीय शासन अधिनियम जो था उसके तहत क्या क्या चीज़ें
हुई, मतलब कि जो भारतीय मतलब 1858 ईस्वी में जो एक प्रकार से 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ कर के सुनाया, जिसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी उसको मैं बताऊंगा। और जब 1857 तक मतलब 1757 ईस्वी से जो कंपनी का शासन जो एक प्रकार से प्रारंभ होता है, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती है। लेकिन 1858 ईस्वी में जो महारानी विक्टोरिया होती है वह शासन संभाल लेती है, एक घोषणा पत्र लिखती है, उसमें कई सारी बातें होती हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो जो होगी आपकी वही होगी, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। उसमें हम 1858 की जो एक प्रकार से जो अधिनियम था उसमें उसके क्या दोष थे, उसका क्या महत्व है, उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है उसको भी बताएंगे। अर्थात आपसे पूछेगा एग्जाम से प्रश्न कि संवैधानिक विकास की दिशा में 1858 के भारत शासन अधिनियम जो आया था उसकी विस्तृत व्याख्या करें, ऐसे प्रश्न पूछें तो इस प्रकार से उस प्रश्न की व्याख्या आप कर सकेंगे। मतलब जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके परिणाम स्वरूप भारतीय शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया था। कंपनी के हाथों से यह हस्तांतरण जो था आकस्मिक घटना नहीं थी। हालांकि 1793 ईस्वी में ही कंपनी को ब्रिटिश संसद ने जो पहला चार्टर दिया था उसमें कंपनी को ब्रिटिश सम्राट का भारत में एजेंट ही समझा गया था। सन 1853 ईस्वी के चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक ब्रिटिश संसद कोई दूसरा उपबंध करे उस समय तक कंपनी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करती रहे। और उसके बाद में क्या होगा, 1857 ईस्वी में एक क्रांति आती, स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। उस क्रांति के बाद में एक मौका मिल जाता है इंग्लैंड की महारानी को, विक्टोरिया को, और यहीं से जो है ये अपना शासन जो है एक प्रकार से करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर अभी तक जो कंपनी का शासन होता है वो उनके हाथों में चला जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो एक्ट था 1858 का अधिनियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो मैं ऐसे प्रश्न मतलब एक प्रकार से कर रहा हूँ ताकि आपकी एग्जाम बेस पर हो तो आपकी जो है तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसलिए मैं अब अगली वीडियो जो होगी वो उसी पर होगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कल की वीडियो कल रात 9 बजे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर 2 आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो चैप्टर 1 लिखा हुआ है यही चैप्टर 2 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हम हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।